नमस्कार साथियों, मैं ऋषि प्रताप बुंदेला आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल डिजिटल ऋषि पर। इस वीडियो में मैं बाल विकास के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कशन करने वाला हूं। आप सब भी 30 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और देखें कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही रहे। तो बिना किसी देरी के डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। टीचिंग एग्जाम की तैयारी के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल ऋषि यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकॉन रेगुलर वीडियो अपडेट के लिए। देखते हैं पहला क्वेश्चन है प्रगतिशील शिक्षा के जनक के रूप में याद किए जाने वाले सिद्धांत कारक हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। फ्रेडरिक फॉरवेल, जॉन डुई, जीन पियाजे, ग्राहम गिब्स। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन बी, जॉन डुई। जॉन डुई को फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अन्वेषण डिस्कवरी अधिगम में शिक्षक अधिगम के एक खाली स्थान की भूमिका निर्वाह करते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। सहायक, समन्वयक, तीसरा है प्रबंधक और चौथा है प्रेरक। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, समन्वयक, फैसिलिटेटर। वो जो शिक्षक है वो डिस्कवरी लर्निंग में बच्चों को ऐसी सुविधाएं, ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करता है जिनसे वो खोजने के लिए प्रेरित हों और आगे बढ़ें। तो यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो अब हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विशेष शिक्षा, इससे संबंधित है। ऑप्शन देख लेते हैं। प्रगतिशील बच्चों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, दूसरा ऑप्शन शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, तीसरा ऑप्शन प्रतिभाशाली लोगों के लिए शिक्षा और चौथा ऑप्शन विकलांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम। तो आप लोग आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, विकलांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम। इसको ही हम विशेष शिक्षा से संबंधित है। हाँ, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन कोहलबर्ग के अनुसार पारंपरिक नैतिकता के चरण के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन पर दे नजर डाल लेते एक बार। दंड और आज्ञा के प्रति अनुकूलन, तो ये जो है ना वो पूर्व परंपरागत नैतिक स्तर पर आता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं होगा। सामाजिक सहानुभूति और विवेक, यहाँ पर ये ऑप्शन होगा क्योंकि जो पारंपरिक नैतिकता है वो उस स्तर पर बच्चों में नैतिकता आने लगती है और बच्चे समझने लगते हैं कि समाज के कुछ नियम हैं, हमको उनको फॉलो करना चाहिए और वे अब साविवेक और सहानुभूतिपूर्ण समाज में व्यवहार करने लगते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों की नैतिकता, ये जो पद है ये जो पश्चिम पारंपरिक नैतिकता है उसके अंतर्गत आता है। इसमें बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। अगला है सहायक उद्देश्यों और विनिमय, ये भी पूर्व परंपरागत स्तर पर होता है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 5। निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य प्रेरणा उदाहरण नहीं है? एक्सटेंसिव मोटिवेशन का एग्जाम्पल नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं। वेतन बिल्कुल है, बाह्य प्रेरणा का है। प्रशंसा, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे तो बाह्य रूप से आप प्रेरित होंगे। जुनून अंदर से आता है, तो यहाँ पर इसलिए ये बाह्य प्रेरक या प्रेरणा नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा आंसर होगा। पदोन्नति भी बाहरी रूप से आती है। अब आपको पदोन्नति मिलेगी तो आप प्रेरित होंगे। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 6। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस समझ को संदर्भित करता है कि वस्तुएं तब तक भी मौजूद रहती हैं जब तक उन्हें देखा या अनुभव किया जा सके? तो इसको हम कहते हैं वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस। जब बच्चे 7 या 9 महीने से छोटे होते हैं तब उनमें वस्तु स्थायित्व मौजूद नहीं होती है। अब अगर आप कोई वस्तु उनको दिखाएंगे और फिर छुपा लेंगे तो वो ढूंढेंगे ही नहीं, वो समझेंगे कि वो चीज़ है ही नहीं। तो ये एक टाइप से उनमें ऑब्जेक्ट परमानेंस की कमी होती है। 7 से 9 महीने से वो छोटे बच्चे रहते हैं तब।
तो यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। प्रत्न त्रुटि अधिगम के थॉर्नडाइक सिद्धांत ने खाली स्थान के महत्व पर जोर दिया। प्रेरणा, पुरस्कार, प्रशंसा, दंड। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट, प्रेरणा, मोटिवेशन। जब भी बिल्ली के सामने कोई फूड या खाना रखा जाता था जिसको देख के वो प्रेरित होती थी और प्रेरित होकर वो प्रतिक्रिया करती थी, अपने पिंजड़े के अंदर मारती थी और अचानक से वो लीवर पर हाथ उसका पड़ गया, फिर बाहर निकल आई, तो वो प्रेरित होती थी। वो जो उद्दीपक है, जो उसके सामने कोई मछली या कोई फूड रख दिया तो वो प्रेरित होती थी, मोटिवेट होती थी प्रतिक्रिया करने के लिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दंड और प्रोत्साहन खालिस्तान के घटक हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। व्यवहारवाद सिद्धांत के, डिजाइन आधारित अनुसंधान विधि के, तीसरा ऑप्शन मानववाद सिद्धांत के और चौथा ऑप्शन संयोजकता सिद्धांत के। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, व्यवहारवाद सिद्धांत का के अंतर्गत दंड और प्रोत्साहन, पुनर्बलन दिया जाता है। ये सब चारी चीजें व्यवहारवाद के सिद्धांत के अंदर आती हैं। व्यवहारवाद के बारे में पहले ही अपने वीडियो में, थ्योरी के वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। थ्योरी के वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाके ज़रूर देख लें। और जिन लोगों को वीडियो पसंद आ रहे हों वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा लें, जिससे रेगुलर वीडियो आपको मिलती रहे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बाल केंद्रित शिक्षा निम्न का उपयोग करता है। विविध प्रदर्शन, वर्ष अंत मूल्यांकन, रैखिक प्रदर्शन, अनुशासनात्मक बल। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा विविध प्रदर्शन। यहाँ पर सही आंसर होगा, क्योंकि जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है वो बच्चों के हर टाइप से एक्सपोजर की बात करती है, हर टाइप से उनके प्रदर्शन अच्छा निखरे और वो जीवन के हर पहलू में अच्छा उत्कृष्ट प्रदर्शन करें, ये मुख्य फोकस होता है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करने में कौन सा आईक्यू स्कोर प्रवृत्त होता है। तो यहाँ पर प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करने में जो 130 या अधिक आईक्यू वाले बच्चे होते हैं वो प्रतिभाशाली बच्चों के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कार्यविधि ऑपरेशन हमें जानकारी को मान्य करने में मदद करती है। ऑप्शन देख लेते हैं। मूल्यांकन, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन और संज्ञान। तो हम जब किसी चीज का मूल्यांकन करेंगे तब हम मान्य कर पाएंगे कि वो ऑपरेशन, वो कार्यविधि सही है या नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 13। प्रारंभिक अवस्था में शिशु अत्यधिक खालिस्तान होते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। बाहिर्मुखी, निस्वार्थ, स्वकेंद्रित और परोपकारी। तो जो प्रारंभिक अवस्था में हैं वो शिशु बहुत ज़्यादा स्वकेंद्रित होते हैं। वो सोचते हैं कि सब उन पर ही ध्यान दें, उनके साथ ही खेलें, उनके साथ ही बात करें। तो यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बांडुरा पारस्परिक नियतवाद में विश्वास करते थे, इसका अर्थ है। ऑप्शन देख लेते हैं। परिवेश और किसी व्यवहार एक दूसरे के कारण बनता है। किसी का परिवेश किसी के व्यवहार के कारण बनता है। तीसरा ऑप्शन किसी के व्यवहार से किसी का परिवेश अप्रभावित रहता है। और चौथा ऑप्शन किसी का व्यवहार किसी के परिवेश से स्वतंत्र होता है। तो जो बंडुरा का पारस्परिक नियतवाद है उसके अंतर्गत तीन चीज़ें आती हैं। व्यक्ति, जो व्यक्ति का पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है, और तीसरा है जो व्यवहार करता है व्यक्ति, और तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होती हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन ए ज़्यादा सही लग रहा है। परिवेश और किसी का व्यवहार एक दूसरे के कारण बनते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है
गार्डनर के अनुसार आध्यात्मिक बौद्धिकता है? ऑप्शन देख लेते हैं, किसी की प्रारंभिक धारणाओं में परिवर्तन करने की क्षमता। दूसरा ऑप्शन, जीवन के उद्देश्यों के संबंध में जटिल समस्याओं पर विचार करने की क्षमता। तीसरा ऑप्शन, प्राकृतिक दुनिया में विभेद करने की क्षमता। और चौथा ऑप्शन, अपने स्वयं की शक्तियों, कमजोरियों, इच्छाओं और बुद्धिमत्ता का ज्ञान। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जीवन के उद्देश्य। जीवन का क्या उद्देश्य है और जीवन में क्या जटिल समस्याएं हैं, उन पर विचार करना, ये सब बौद्धिकता, आध्यात्मिक बौद्धिकता के अंदर आती हैं। तो इसको भी ध्यान रखें, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 16th, कभी कभी बच्चे माता पिता दोनों से अलग होते हैं, ऐसा खाली स्थान के नियम के कारण होता है। तो ऐसा होता है विविधता के नियम के कारण। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब हम कुछ नियम देख लेते हैं, वंशानुक्रम के कुछ नियम हैं यहाँ पर, उनको देख लेते हैं। पहला नियम है बीज कोश की निरंतरता का नियम। इस नियम के अनुसार बालक को जन्म देने वाला बीज कोश कभी नष्ट नहीं होता है। इससे इस नियम को किसने प्रतिपादित किया? बीजमैन ने। यहाँ पर ये बीज है। अगला नियम है समानता का नियम। इस नियम के अनुसार जैसे माता पिता होते हैं वैसी ही उनकी संतान होती है। तो ये हो गया समानता का नियम। अगला है विभिन्नता का नियम। जो अभी हमने करेक्ट आंसर बोला वही है विभिन्नता या विविधता का नियम। इस नियम के अनुसार बालक अपने माता पिता के बिल्कुल समान न होकर उनसे कुछ भिन्नताएं होती हैं। तो यहाँ पर यह है विविधता या भिन्नता का नियम। अगला है प्रत्यागमन का नियम। इस नियम के अनुसार बालक में अपने माता पिता के विपरीत गुण पाए जाते हैं। तो ये हो गया प्रत्यागमन का नियम। अगला है अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। इस नियम के अनुसार माता पिता द्वारा अपने जीवन काल में अर्जित किए जाने वाले गुण उनकी संतान को प्राप्त नहीं होते। तो इन नियमों को याद रखें, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बिंघम के अनुसार अभिवृत्ति परीक्षण से क्या पता चलता है? ऑप्शन देख लेते हैं। व्यक्ति की मूल स्वभाव में निहित क्षमताएं और प्रवृत्तियां, विभिन्न आनुवंशिक योग्यताओं में उपलब्धि, प्रवीणता और अभ्यास करने की तत्परता, और चौथा ऑप्शन आनुवंशिक योग्यता की सामर्थ्य। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो बिंघम के अनुसार अभिवृत्ति परीक्षण से पता चलता है कि व्यक्ति में कितनी प्रवीणता और अभ्यास करने की तत्परता, विभिन्नताएं हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सुखद और अप्रिय दोनों भावनाएं खाली स्थान से जुड़ी हुई होती हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। द्वि दृष्टिकोण परिहार संघर्ष। दूसरा ऑप्शन परिहार संघर्ष, दृष्टिकोण संघर्ष, दृष्टिकोण परिहार संघर्ष। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, दृष्टिकोण परिहार संघर्ष। अब ये चारों होते क्या हैं इनके बारे में हम देख लेते हैं, और ये आंसर क्यों हुआ इनको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर संघर्ष, द्वंद्व, ऐसी परिस्थिति जब आपको दो चीज़ें या लक्ष्य उनमें से किसी एक को चुनना होता है, तब हम संदेह की स्थिति में होते हैं कि किसको चुनें। संघर्ष तीन प्रकार के होते हैं बेसिकली। पहला होता है दृष्टिकोण संघर्ष। ये क्या होता है? जब दो अच्छे विकल्प को में से एक किसी को चुनना हो। जैसे आपके पास कोई केक है और चॉकलेट, बहुत सारी चॉकलेट पड़ी हैं, आपको केक और चॉकलेट में से एक को चुनना है। तो दोनों आपको खुशी देंगी और दोनों को चुनने में दिक्कत आएगी, बहुत ज़्यादा असंतुलन होगा कि चॉकलेट को चुने कि केक को चुने, और लेकिन तनाव कम रहेगा क्योंकि आपको दोनों से खुशी मिलने वाली है। तो ये होता है दृष्टिकोण संघर्ष। अगला है परिहार संघर्ष। इसमें क्या होता है?
जब दोनों अप्रिय विकल्प होते हैं, संतुलन की स्थिति होती है तो चुनने में तनाव ज़्यादा होता है। अब क्या हो, जैसे आपके दांत खराब हो गए, सड़ गए हों, या तो ये हो सकता है कि आप डॉक्टर के पास जाके वो दांत उखड़वा लें, तो उसमें भी दर्द होगा, तो उसमें भी नेगेटिव फीलिंग आएगी, या फिर दांत को सड़ने दें तो अब आपको दर्द होता रहेगा, तब भी आप एक टाइप से नेगेटिव विकल्प ही होगा, है ना। तो आप किसी एक को चुनेंगे कि जहाँ पर कम दर्द हो, तो वो होता है परिहार संघर्ष। अगला है दृष्टिकोण परिहार संघर्ष। इसमें क्या होता है कि एक ही चीज में वो फायदेमंद भी है और नुकसानदायक भी है, तो आपको चुनना होता है कि फायदेमंद ज़्यादा है कि नुकसान ज़्यादा है। जैसे कोई आपको बहुत तेज भूख लगी हो और बीचों बीच रोट के खाना पड़ा हो, अब आप अपना बीचों बीच बैठ के रोट के खाना खाएंगे या फिर भूखे रहेंगे, तो ये होता है दृष्टिकोण संघर्ष। इसमें खुशी भी है और नुकसान भी है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर थर्ड था। इस क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं। तो इसीलिए सुखद और अप्रिय दोनों भावनाएं जुड़ी होती हैं दृष्टिकोण परिहार संघर्ष से। और द्विदृष्टिकोण परिहार संघर्ष क्या होता है, इसमें दो वस्तुएं होती हैं, उन दोनों में सुख और दुख दोनों के भाव छुपे रहते हैं। तो ये हमने चारों विकल्प यहाँ पर डिस्कस कर लिए। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेटा घटक, प्रदर्शन घटक और ज्ञान प्राप्ति घटक निम्न में से किस श्रेणी में आते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। त्रिपक्षीय श्रेणी, दूसरा ऑप्शन है त्रिकोणीय सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है ऑलपोर्ट का सिद्धांत और चौथा ऑप्शन है आइजेंक का सिद्धांत। आंसर कीजिए आप लोग इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, त्रिकोणीय सिद्धांत, ट्राइआर्किक थ्योरी। ये ट्राइआर्किक थ्योरी किसने दी थी, स्टर्नबर्ग ने। और स्टर्नबर्ग की थ्योरी में ऑलरेडी मेरी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, बुद्धि के सारे सिद्धांत में डिस्कस कर चुका हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाके देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है शिक्षार्थियों जो शैक्षिक योग्यता हेतु सबसे अधिक इच्छा रखते हैं उन्हें कहा जाता है। प्रदर्शन परिहार उन्मुखीकरण, प्रदर्शन दृष्टिकोण उन्मुखीकरण, तीसरा ऑप्शन है कार्य परिहार उन्मुखीकरण और महारत उन्मुखीकरण। तो इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले हम इनके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला है महारत दृष्टिकोण अभिन्यास। उन व्यक्तियों का वर्णन करता है जो कठिन परिश्रम के माध्यम से चुनौतियों पर काबू पाने या एक कार्य में अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए जितना संभव हो सके उतना सीखने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो इसको हम कहते हैं महारत दृष्टिकोण अभिन्यास। अगला है महारत परिहार अभिन्यास। उन व्यक्तियों का वर्णन करता है जो अपने से भी बदतर काम करने से बचना चाहते हैं, इसे पहले से जो किया गया हो या सीखने में विफल रहा हो। कोई व्यक्ति अगर कोई काम पहले से किया हो और विफल हो गया हो तो अगली बार वो करने से बचेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि अब वो और बदतर काम करे। अगला है प्रदर्शन दृष्टिकोण अभिन्यास। उन व्यक्तियों का वर्णन करता है जो दूसरों को अपनी उच्च क्षमता प्रदर्शित करना और साबित करना चाहते हैं। तो इसमें प्रदर्शन दृष्टिकोण अभिन्यास होता है। अगला और लास्ट है अभिन्यास प्रदर्शन परिहार अभिन्यास। उन व्यक्तियों का वर्णन करता है जो ऐसी स्थिति को नकारते हैं जहां वह अपने साथियों की तुलना में खुद को अक्षम या कम सक्षम दिख सकते हैं कि वो उनसे कम अक्षम हैं या कम सक्षम हैं, तो वो उन परिस्थितियों को टाल देंगे, वो उनको अवॉइड करेंगे। तो ये होते हैं प्रदर्शन परिहार अभिन्यास। तो अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। शिक्षार्थी जो शैक्षिक योग्यताओं हेतु सबसे अधिक इच्छा रखते हैं उन्हें कहा जाता है। तो उनको हम कहते हैं महारथी उन्मुखीकरण। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। अगर आप उसे कोई प्रावधान नहीं देंगे, कोई सुविधा नहीं देंगे तो ये ठीक नहीं रहेगा। तो यहाँ पर यह ठीक ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन ए नहीं रहेगा। उसे उसी शिक्षा नहीं देनी चाहिए, उसे उचित शिक्षा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वह किसी काम का नहीं है। ये बिल्कुल नहीं है,
ऐसा नहीं है हर किसी को शिक्षा मिलनी चाहिए, उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है। हाँ, हो सकता है ये आंसर। विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए, ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सीखना। ऑप्शन देख लेते हैं। सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है, ये नहीं है। इमोशन से प्रभावित होता है सीखना, लर्निंग। संवेगों से कम संबंध रखता है, नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सीखने वाले के संवेग से स्वतंत्र है, नहीं, जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है इमोशन। सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है, लर्निंग सीखने से, संवेगों से, इमोशन से प्रभावित होती है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। चिंता प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? पूर्व अनुभव, भाषा, तर्क, समस्या। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। जब आपके पास समस्या होगी तब आप उस पर चिंतन करेंगे, सोचेंगे, तो इस सबसे आवश्यक है समस्या। अगले क्वेश्चन चलते हैं। प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा जो उपलब्धि है, उपलब्धि प्रेरक, वो सबसे अधिक होता है, क्योंकि उनके पास हर चीज़ उपलब्ध रहती है, बस उसे यूज़ करना उन्हें चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन पिछड़ेपन का कारण नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं। सामान्य बुद्धि का अभाव, बिल्कुल, ये सामान्य बुद्धि का अभाव पिछड़ेपन का कारण हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। शारीरिक दोष भी पिछड़ेपन का कारक हो सकता है, बिल्कुल। विशिष्ट पिछड़ापन, ये भी हो सकता है। और स्वास्थ्य वातावरण, अगर वातावरण अच्छा है तो ये पिछड़ेपन का कारक कैसे बन जाएगा? तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा सही आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 26। निम्नलिखित में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? तो जो अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना है वो गेस्टाल्टवाद के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 27। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, अनुबंधन का सिद्धांत भाषा विकास का सिद्धांत है। अनुकरण, देख के चीज़ों को बोलना, ये भी आता है भाषा विकास का सिद्धांत के अंदर। परिपक्वता का सिद्धांत भी भाषा विकास के अंदर आता है। जो अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत है वो भाषा विकास के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। प्रभावपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन खाली स्थान के संबंधित तत्व है। प्रतिभा, अपसारी चिंतन, त्वरण या गुण। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्रतिभा के ये सब संबंधित तत्व होते हैं। प्रभावपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 29। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? चाक्षुष, विजुअल, संग्रहण, तथ्यात्मक, स्पर्श। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा विजुअल। जो हम देखने वाली शैली है वो एक सीखने वाली शैली होती है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ध्वनि की संरचना पर चिंतन करना और उसमें हेर फेर करना, ये ध्वनि संबंधी जागरूकता की एक क्षमता से संबंधित होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह हमने 30 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही हो तो कमेंट करके अवश्य पूछ लें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो नए साथी इस वीडियो में जुड़े हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा लें। इस वीडियो से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।